ये सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं कक्षा 10वीं हिंदी नवनीत विशिष्ट के पाठ 3 परंपरा व आधुनिकता, ये कोविड के अंतर्गत इसको तो छोड़ दिया बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, लेकिन गेहूं और गुलाब पाठ को रखा गया। राम वृक्ष बेनीपुरी जो कि एक रेखा चित्रकार और संस्मरणकार हैं, रेखा चित्रकार महत्वपूर्ण हैं, इनके द्वारा ये लिखा गया पाठ है। इसको मैं पढ़ूंगा, इसकी व्याख्याएं प्रेस के प्रश्न उत्तर में पढ़ूंगा, जो कि आपके लिए परीक्षा में बहुत उपयोगी होगा, बहुत अति महत्वपूर्ण है। देखिए इसकी व्याख्या पहली क्या है, उसके गद्यांश को पढ़ता हूँ। गेहूं और गुलाब पाठ का नाम है, लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। रात का काला धुप पर्दा दूर हुआ, तब वह उच्छ्वसित हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समीधा माने पेट पूजा में जो पेट में डालते हैं, जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ उषा काल की लालिमा से। आनंद विभोर किससे हुआ? उषा काल की लालिमा से। उगते सूरज की सनई सनई प्रस्फुटित होने वाली सुनहरी किरणों से, लालिमा से सुनहरी किरणों से, फूटने वाली सुनहरी किरणों से, सूरज से फूटी पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष ओस कणों से, लाखों ओस के कणों से चमचम करते आसमान में जब बादल उमड़े, तब उनमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंग में रंग दिया। तो ये गद्यांश है। अब गद्यांश के बाद में पहले लेते हैं हम संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश। हमारी पाठ्यपुस्तक नवनीत के गद्य खंड के गेहूं और गुलाब नामक निबंध से लिया गया है, उद्धृत है। इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। प्रसंग, लेखक ने यहाँ बताया है कि मनुष्य प्रकृति के उपादानों से मन में उल्लास उत्पन्न होता है। मनुष्य के मन में जो है प्रकृति के उपादानों से ही उल्लास उत्पन्न होता है, ऐसा उन्होंने बताया। मनुष्य के मन में प्रकृति के उपादानों से उल्लास उत्पन्न होता है, खुशी उत्पन्न होती है, प्रसन्नता आती है। लेखक कहता है कि रात के अंधेरे के बाद जब सूर्य निकलता है तो मनुष्य को प्रसन्नता हुई। सूर्य निकला तो मनुष्य को प्रसन्नता हुई। रात का अंधेरा कटा और जब सूर्य निकला तो मनुष्य को प्रसन्नता हुई कि वह अब अपने पेट के लिए कुछ साधन जुटाएगा और उसके साथ साथ उषा की लालिमा से, सूरज की लाल लाल किरणों से, देखिए लेखक कहता है कि रात के अंधेरे के बाद जब सूर्य निकला तो मनुष्य को प्रसन्नता हुई और वह अपने पेट के लिए कुछ साधन जुटाएगा। उसके साथ साथ उषा की लालिमा से, सूरज की लाल लाल किरणों से और पृथ्वी पर फैले हुए असंख्य ओस के कणों को देखकर प्रसन्न हुआ। आसमान में उमड़ते बादलों को देखकर अपनी खेती की खुशहाली को सोच उसका मन मयूर नाच उठा। उसके हृदय का सौंदर्य बोध इंद्रधनुष को निहार कर उसके ही रंगों में रंग गया। विशेष में बताया प्रकृति के सौंदर्य से मनुष्य के मन की प्रसन्नता को मिलाया है। भाषा सरल और सहज है। अब अगला है दूसरा गद्यांश, उसको देखिए। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है। हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर, तीनों एक क्रम में है पर अलग अलग है। पेट का नीचे, उसके ऊपर हृदय का, उसके ऊपर मस्तिष्क का। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस माने मस्तिष्क समांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय प्राप्त कर ली, यानी मस्तिष्क ने पेट पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा इसमें गद्यांश में बताया। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक नवनीत के गद्य खंड के गेहूं और गुलाब नामक निबंध से लिए गए हैं। इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। प्रसंग में बताया, इस गद्यांश में लेखक ने मानव और पशुओं की शारीरिक बनावट के भेद को बताया। मानव और पशुओं के शरीर की जो बनावट है उसमें भेद बताया। व्याख्या, लेखक कहता है कि मनुष्य और पशु की शारीरिक बनावट में अंतर है, दोनों में अंतर है, बिल्कुल है। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे, उसके ऊपर हृदय का और सबसे ऊपर मस्तिष्क का है। पशुओं की तरह उसका पेट और मस्तिष्क समांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन मानव सीधा तनकर खड़ा हो गया, उसी दिन मनुष्य ने अपने पेट पर या उसके पेट पर विजय प्राप्त कर ली, उसके मस्तिष्क ने। विशेष यहाँ क्या है, यहाँ पशु और मानव के शरीर की रचना को भिन्न बताया है। मानव अपने मस्तिष्क से सोच सकता है परंतु पशु नहीं। भाषा भावानुकूल है, ये विशेष हो गया। एक और बचा, कैसा वह शुभ दिन होगा जब हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर को तोड़कर
की जंजीर को तोड़कर, शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर को तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बसाएंगे। संदर्भ पूर्वत है, बता चुका हूँ। प्रसंग लेखक ने इस गद्यांश में स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की तुलना में सूक्ष्म मानव जगत को महत्व दिया है। आगे बताया है व्याख्या। लेखक कहता है कि मानव जीवन में तभी आनंद की प्राप्ति होगी जब वह शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर को तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बसाएगा। विशेष में सूक्ष्म मानव जगत का महत्व प्रतिपादित किया गया है। भाषा सरल और सहज है। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अति लघु उत्तरी पे आ जाते हैं। पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया? पृथ्वी पर मानव भूख तथा प्यास लेकर आया। मानव को मानव किसने बनाया? मानव को मानव बनाने वाली संस्कृति गुलाब की संस्कृति, अर्थात शरीर की उपेक्षा करके मानसिक वृत्ति को श्रेष्ठ मानकर मानव बना। मानव को मानव बनाने वाली संस्कृति गुलाब की संस्कृति है, गुलाब की संस्कृति है, अर्थात शरीर की उपेक्षा करके, शरीर के पेट की उपेक्षा करके मानसिक वृत्ति या तृप्ति को श्रेष्ठ मानकर मानव बना। मानव जीवन सुखी और आनंदित कब होता है? ये बताना। मानव जीवन सुखी तथा संपन्न तभी होता है, आनंदित तभी होता है जब उसके जीवन में गेहूं तथा गुलाब का संतुलन बना रहता है। माने गेहूं और गुलाब दोनों का संतुलन बना रहे, अर्थात मानव जीवन में भौतिक प्रगति तथा मानसिक शांति बनी रहे तो मानव जीवन में सुख तथा आनंद स्वतः आ जाता है। माने उसके जीवन में भौतिक प्रगति और मानसिक शांति, भौतिक प्रगति और मानसिक शांति दोनों आ जाएं तो उसके जीवन में सुख और आनंद स्वतः आ जाएगा। आज गुलाब किसका प्रतीक बन गया? आज गुलाब भ्रष्टाचार और विलासिता का प्रतीक बन गया। आज मानव किस परंपरा से प्रभावित है? आज मानव गेहूं रूपी भौतिक समृद्धि से प्रभावित है। आज मानव गेहूं रूपी भौतिक समृद्धि से प्रभावित है। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर हमारी प्रवृत्ति किस ओर होनी चाहिए? कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर उन्मुख होना अत्यंत आवश्यक है। सूक्ष्म भावनाओं की ओर उन्मुख होना अत्यंत आवश्यक है। इन सबसे ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावना यानी कामनाओं के स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठकर सूक्ष्म भावना की ओर उन्मुख होना अत्यंत आवश्यक। सूक्ष्म भावना की ओर, ये बताया, सूक्ष्म भावनाओं की ओर। गेहूं और गुलाब किसके प्रतीक है? गेहूं भूख तथा शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक है। गेहूं क्या है? गेहूं भूख और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक है। गुलाब मानसिक तृप्ति और सौंदर्य बोध का प्रतीक है। गुलाब मानसिक तृप्ति और सौंदर्य बोध का प्रतीक है। अब आते हैं लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न। इनमें क्या बताया? गेहूं और गुलाब से मानव को क्या प्राप्त होता है? गेहूं को खाने से शरीर पुष्ट होता है। यानी गेहूं से क्या प्राप्त हुआ मानव को? तो गेहूं को खाने से शरीर पुष्ट होता है, तो गेहूं से प्राप्त हुआ पुष्ट होना। तथा गुलाब को सूंघने से हमारा मन तृप्त होता है, अर्थात हमें आनंद मिलता है। माने अगर गुलाब को सूंघने से हमारा मन मस्तिष्क तृप्त होता है तो अर्थात हमें आनंद मिलता है। लेकिन हमारे शरीर का पुष्ट होना भी जरूरी है, इसलिए दोनों में समन्वय जरूरी। गेहूं के खाने से हमारा शरीर पुष्ट होता है, गुलाब के सूंघने से हमारा मन तृप्त होता है, अर्थात हमें आनंद मिलता है। यानी दोनों का समन्वय जरूरी। अगला, गेहूं और गुलाब में लेखक संतुलन क्यों स्थापित करना चाहते हैं? गेहूं और गुलाब में लेखक संतुलन इसलिए स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि गेहूं हम खाते हैं। लेखक गेहूं और गुलाब में संतुलन इसलिए स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि गेहूं हम खाते हैं व गुलाब सूंघते हैं। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब को सूंघते हैं। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब को सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, यानी गेहूं को खाने से शरीर की पुष्टि होती है, तथा दूसरे से मन मानस पुलकित होता है, प्रसन्न होता है, तृप्त होता है। यानी गुलाब को सूंघने से मन मानस पुलकित या तृप्त या संतुष्ट होता है और गेहूं को खाने से शरीर की पुष्टि होती है। लेखक ने गेहूं को मानव की सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक माना है, संकेतक या प्रतीक माना है। द्योतक माने संकेत, ये द्यो है, द्योतक नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी पढ़ता है वो गलत पढ़ता है, मूर्ख है। लेखक ने गेहूं को मानव की सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक या सूचक माना है। गुलाब मनुष्य के मानसिक तथा बौद्धिक विकास को प्रस्फुटित करता है। गुलाब क्या करता है? मनुष्य के मानसिक और बौद्धिक विकास को खोलता है, प्रस्फुटित करता है। इसी कारण लेखक ने गेहूं और गुलाब में संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया है। मानव को भौतिक सुख सुविधाओं के जाल से मुक्त होकर सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद प्राप्त करना चाहिए। माने क्या करना चाहिए? मानव को भौतिक सुख सुविधाओं के जाल से मुक्त होकर सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक
सौंदर्य का आनंद प्राप्त करना चाहिए। उसकी मानसिक आवश्यकताओं का स्तर शारीरिक आवश्यकताओं के स्तर से ऊंचा होना चाहिए। मानसिक आवश्यकताओं का स्तर शारीरिक आवश्यकताओं से स्तर से ऊंचा होना चाहिए। गुलाब की दुनिया आनंदमयी है। इस आनंद की दुनिया में अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। और जो गुलाब की दुनिया है वो आनंदमयी दुनिया है, और उसी आनंदमयी दुनिया में या आनंद की दुनिया में अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है, अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। एक और बच्चा, वृत्तियों के उन्नयन से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। वृत्तियों के उन्नयन का अर्थ है इंद्रियों को संयमित कर रखना या करना। वृत्तियों के उन्नयन यानी वृत्तियों को उच्चता की ओर ले जाना, वृत्तियों को सुधारना। इसका मतलब है वृत्तियों के उन्नयन का अर्थ हुआ इंद्रियों को संयमित रखना। जब हम वृत्तियों में सुधार करेंगे, उनको उन्नयित करेंगे, तो इंद्रियों में संयम अपने आप आ जाएगा। कामनाओं को वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रेरित करना, प्रवृत्त करना। कामनाओं को वासना के क्षेत्र से ऊपर उठाना, कामनाओं इच्छाओं को वासना के क्षेत्र से यानी भूख के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त करना, सूक्ष्म छोटी भावनाओं की ओर प्रवृत्त करना। यदि मानव इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है तो कहीं भी वासना की कुरूपता नहीं होगी। यदि मानव इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेगा तो कहीं भी वासनाओं की कुरूपता नहीं होगी, तथा वह मानव जगत का नया शुभ दिन होगा। यदि मानव इंद्रियों को नियंत्रित कर लेगा तो वासनाएं खत्म हो जाएंगी, वासनाओं की कुरूपता नहीं रहेगी। इस तरह से ये पाठ था। धन्यवाद। इस वीडियो को भी देखिएगा, ये परीक्षा में बहुत उपयोगी होगा।